आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में हमने धातु की फिज़िकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में ये 5 चीज़ को पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे कि धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। दूसरा देखेंगे ढलवा लोहा क्या होता है, पिटवा लोहा क्या होता है, लोहे और स्टील में क्या अंतर है तथा स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या अंतर है। तो आज हम इस वीडियो पर ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को कवर करते जाएंगे। अब हम देखेंगे, पहला टॉपिक लेंगे धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर जानने से पहले हम लोगों को ये जानने लेना चाहिए कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, या और उसके गुणों के बारे में पता चल जाएगा, गुण क्या क्या होते हैं, तो हमें धातु और अधातु में अंतर स्वतः ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, और एक चीज़ और देखेंगे कि मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि धातु क्या होते हैं। ठीक है, धातु एक ऐसा तत्व है जिसमें चमक होती है, आघातवर्धक गुण होते हैं। आघातवर्धक हमने गुण क्या होता है ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। ठीक है, आघातवर्धक गुण होते हैं जिनमें तनन क्षमता होती है। ठीक है, चमक होती है, आघातवर्धक होता है, और जिसमें जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी या हीट आराम से पास हो सके, और वह ठोस होते हैं। तो इनको ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, वहीं उसके विपरीत अधातु क्या होते हैं। अधातु में चमक नहीं होती, आघातवर्धक गुण नहीं होते, उनमें तन्यता नहीं होती, पर वह भंगुर होते हैं। ठीक है, वह भंगुर होते हैं। तो इस तरह के तत्व क्या कहलाते हैं, हमारे अधातु। तो धातु के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे लोहा, ठीक है, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमारे धातु कहलाते हैं। और अधातु क्या कहलाएंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन को शॉर्ट में Cl लिखते हैं, ब्रोमीन आदि, ये सब जो होते हैं ये हमारे अधातु कहलाते हैं। तो ये हमने एक मोटी सी परिभाषा देख ली कि धातु और अधातु क्या होते हैं, जिनमें चमक हो, आघातवर्धक क्षमता हो, तनन हो, ये सब ठोस हो, ये सब हमारे अधातु होते हैं। वहीं अधातु जो होते हैं वह भंगुर होते हैं, ठोस नहीं होते, उनमें चमक नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, मिश्र धातु एक ऐसी धातु है या तत्व है जो दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु से मिलकर बनी हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मिश्र धातु। ठीक है, इसकी परिभाषा में एक बार फिर से बोल रही हूँ, ऐसा धातु या तत्व जो दो या दो से अधिक धातु अथवा अधातु से मिलके बना हो। वह दो धातुओं से भी मिलके बन सकता है, वह धातु और अधातु से भी मिलकर बन सकता है। तो उस तरह के हम धातु को क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। ठीक है, अब हम देखेंगे कि धातु और अधातु में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट बताती जाऊंगी धातु के और अधातु के।
यहाँ धातु के बताती जाऊँगी, यहाँ अधातु के। आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी मैं हाईलाइट करती जाऊँगी। सबसे पहला हम देखेंगे कि धातु जो होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये धातु जो होता है वह ठोस होता है। वहीं उसके विपरीत अधातु जो होता है वह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। धातु जो होता है वो अधिकतर ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल है पारा। जो पारा होता है वो धातु सिर्फ ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ऐसा कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। तो उसका आंसर है पारा, मरकरी। मरकरी जानते हैं हम सब क्या होता है। मरकरी थर्मामीटर और बैरोमीटर में इसका इस्तेमाल होता है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है। वहीं उसके विपरीत अधातु जो होते हैं वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी और गैस में भी। ठीक है। तो ये एक पहला अंतर हुआ कि धातु जो होते हैं वह ठोस होते हैं और अधातु जो होते हैं वह तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है। ठीक है। जबकि अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती, बिना चमक के होते हैं, चमक नहीं होती। पर ग्रेफाइट, लिखा है ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। ठीक है। ग्रेफाइट धातुओं में अधिकतर सभी धातुओं में चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। सिर्फ एक ऐसा ग्रेफाइट अधातु होता है जिसमें चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट हमने अपने डेली लाइफ में देखा है, पेंसिल की जो लीड होती है, नोक होती है, वह ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें चमक होती है। तो उसका आंसर है ग्रेफाइट। या फिर कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट क्या है, धातु है कि अधातु है। ठीक है। क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी धातु की जैसी है कि उसमें चमक होती है, तो अधिकतर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेफाइट हमारा धातु है, जबकि ग्रेफाइट हमारा अधातु है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि धातुएं जो होती हैं उनमें अधिकतर विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वह कुचालक होते हैं। फिर इसमें एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट में हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बात की थी कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें ऊष्मा और विद्युत का वह सुचालक होता है। उससे विद्युत आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है। तो ये एक तीसरा अंतर हुआ कि धातु जो होते हैं उनमें अधिकतर सभी धातुओं में विद्युत और वह ऊष्मा के वह सुचालक होते हैं, जबकि अधातु ऐसे नहीं होते। सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातु जो होते हैं वह कुचालक होते हैं, मतलब उनसे विद्युत और ऊष्मा नहीं पास हुई होती है। ठीक है। जब भी हमें विद्युत या ऊष्मा का हमें ट्रांसफ़र करना होता है तो हम अधातु का इस्तेमाल नहीं करते। अगला अंतर है कि चौथा अंतर कि धातुएं जो होती हैं वह आघातवर्ध्य होती हैं। ठीक है। और तन्य होती हैं, जबकि अधातु जो होती हैं वह भंगुर होते हैं, जो आसानी से टूट जाएं। भंगुर मतलब जो आसानी से टूट जाएं, जबकि अधातु ऐसी नहीं होती। ठीक है।
अगला अंतर है पांचवा कि धातु जो होते हैं वह सामान्यतः कठोर होते हैं, ठीक है, और अधातु जो होते हैं वह नर्म होते हैं। धातु कठोर होते हैं पर सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो कठोर नहीं होते, ठीक। उसी तरह हीरा जो होता है वह हमारा अधातु होता है। हीरा जो होता है वह नर्म नहीं होता, वह कठोर होता है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं जो कठोर नहीं होते, और हीरा एक ऐसा अधातु है जो नर्म नहीं होता, ठीक है। अगला अंतर है छठवां कि धातुएं जो होते हैं वह अधिकतर क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं, ठीक है। धातु जो होते हैं वह क्षारीय मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, और जो अधातु होते हैं वह एसिडिक होते हैं, ठीक है। अगला अंतर है सातवां कि धातुओं का जो गलनांक होता है वह बहुत अधिक होता है, जबकि अधातु का गलनांक कम होता है। गलनांक जो होता है वह कम होता है, इसका अधिक होता है। ये सातवां अंतर है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है जबकि अधातुओं का गलनांक कम होता है। इसी के साथ हमारा धातु और अधातुओं में अंतर खत्म हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा, हमने 7 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करे हैं कि धातु और अधातु के बीच में अंतर क्या होता है। अब आगे देखेंगे हम कि ढलवा लोहा क्या होता है, ठीक है। ढलवा लोहा इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। नोट्स आप लोग साथ साथ में बनाते जाइएगा। कास्ट आयरन या ढलवा लोहा क्या होता है? यह लोहा या आयरन कच्चे लोहे को जब हम क्यूपोला भट्टी में पिघलाते हैं और उसकी अशुद्धियों को निकालते हैं तो जो हमें लोहा प्राप्त होता है उसे हम कास्ट आयरन या ढलवा लोहा कहते हैं, ठीक है। क्यूपोला एक भट्टी है जिसमें हम जब कच्चे लोहे को, जो हमें प्रकृति में जिस तरह से मिलता है, वो कच्चे लोहे को हम जब क्यूपोला भट्टी में पिघलाते हैं लोहे को और उससे अशुद्धियों को दूर करते हैं तो हमें ढलवा लोहा मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कास्ट आयरन ढलवा लोहे में मूल रूप से क्या क्या होता है। लोहा और कार्बन, ठीक है। ये दो चीज़ मिली हुई होती है किसमें, कास्ट आयरन में। पर कास्ट आयरन में जो होता है वो कार्बन की मात्रा अधिक होती है। हमें इसमें परसेंटेज याद रखना है। प्रश्न कभी कभी ये आ जाता है कि कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो कार्बन का जो प्रतिशत होता है वह होता है 1.7% से 6.67% तक, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि कार्बन में कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि 1.7% से लेकर 6.67% तक होता है। और कास्ट आयरन में लोहे की मात्रा अधिक होती है। आगे हम एक और पढ़ेंगे, जो मैंने आगे दिखाया था कि पिटवा लोहा पढ़ेंगे। पिटवा लोहा के कंपैरिजन में ढलवे लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें अशुद्धियाँ क्या क्या मिलती हैं। ढलवा लोहा में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हमें मिलती हैं। तो कौन कौन सी अशुद्धियाँ मिलती हैं। सिलिकॉन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, सल्फर मिलता है और फास्फोरस।
ठीक है, मुख्य रूप से ये जो होती हैं अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं अशुद्धियों को जब हम निकाल देते हैं और उसमें सिर्फ कार्बन बचता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ढलवा लोहा। अब हम ढलवे लोहे के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि ढलवे लोहे में, कास्ट आयरन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो कास्ट आयरन जो होता है वह बहुत भंगुर होता है। जब भी किसी धातु में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह भंगुर होता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उसमें आघात वर्ध क्षमता या तनन क्षमता अधिक होती जाती है। ठीक है, तो क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वह भंगुर होते हैं और तनाव में कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तनाव में कमज़ोर होते हैं। इसलिए इनका उपयोग, क्योंकि ये भंगुर होते हैं इसलिए इनका उपयोग जो है वह बोल्ट और मशीन के पुर्जे बनाने में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मशीन के पुर्जों में तनाव अधिक लगता है। ठीक है, अगर वह भंगुर होंगे बोल्ट या मशीन के पुर्जे तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, वो थोड़ा सा भी झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कास्ट आयरन का उपयोग तनाव बोल्ट या मशीन के पुर्जे बनाने में नहीं करते। ठीक है, इनका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है? इन कास्टिंग में उपयोग होता है। क्योंकि इनका कास्टिंग में उपयोग होता है इसलिए इसे हम कास्ट आयरन कहते हैं। कास्टिंग क्या होता है? जैसे हम कच्चे लोहे को या कास्ट आयरन को पिघला करके जो हमें आकार चाहिए टेम्पररी मोल्ड बनाने के लिए उसे हम कास्टिंग कहते हैं। पिघला करके जो हमें शेप देना है किसी चीज़ का, उसका ढांचा तैयार करना हो, तब वो हमारा कास्टिंग कहलाता है। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ढलवे लोहे का। ठीक है, अब देखेंगे हम ढलवे लोहे के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ढलवे लोहे का प्रकार है, पहला ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, गांठदार कच्चा लोहा, मोटेड कच्चा लोहा, निंदनीय कच्चा लोहा, मेहनाइट कच्चा लोहा और मिश्र धातु कच्चा लोहा। हम इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ये हमारे ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन, ये सब जो सातों हैं ये हमारे ढलवा लोहे के प्रकार हैं। इनमें अंतर सिर्फ इनके कार्बन के जो परसेंटेज होता है उनमें अंतर होता है, मगर हमें मेन जो याद रखना है कि ढलवे लोहे का कार्बन प्रतिशत कितना होता है, 1.7% से 6.67% तक। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे, अगला है हमारा पिटवा लोहा। इसे इंग्लिश में कहते हैं रॉट आयरन, WROUGHT, रॉट आयरन। ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसमें सभी प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, जैसे 99% इसमें लोहा होता है और सिर्फ 1% जो होती है वह हमारी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, और इसमें जो कार्बन का प्रतिशत होता है, कार्बन की मात्रा होती है वह 0.15% होती है कार्बन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स लिखाते जा रही हूँ जो एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। और ये इतना मुलायम होता है कि इसे आसानी से हाथ से मोड़ा जा सकता है। पिटवा लोहा जो होता है वो इतना मुलायम होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था ढलवा लोहा, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है इसलिए वह भंगुर होता है और उनका उपयोग हम नट बोल्ट वगैरह बनाने में नहीं कर सकते। पिटवा लोहा में कार्बन कम होता है इसलिए वह मुलायम होता है। ठीक है, इसका गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इसके उपयोग देख लेते हैं, उपयोग क्या क्या हैं। इनके उपयोग हैं,
इनका जो पिटवा लोहा है, इनका उपयोग क्रेन बनाने, जो क्रेन होते हैं, क्रेन के हुक बनाने में का उपयोग आता है, क्रेन के हुक बनाने में। और पाइप, ग्रिल्स, समतल एवं नालीदार जो शीट्स होती हैं वह बनाए जाते हैं, किससे? पिटवा लोहा से। ठीक है, यही मेन जो पॉइंट्स थे हमें पिटवा लोहा के बारे में जानना है कि ये सबसे शुद्ध रूप होता है लोहे का, इसमें अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं। 99% जो होता है वह लोहा होता है और सिर्फ 1% जो होती हैं वह अशुद्धियाँ होती हैं। और इसमें कार्बन का प्रतिशत 0.15% होता है और ये सबसे मुलायम होता है। इसका गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका उपयोग क्रेन और क्रेन के हुक या पाइप, ग्रिल्स व समतल एवं नालीदार शीट्स बनाने में होता है। अगला देखेंगे हम, लोहे और स्टील में क्या अंतर होता है। ठीक है, स्टील को हम हिंदी में इस्पात भी कहते हैं, इस्पात। ठीक है, लोहा और इस्पात दो अलग अलग प्रकार की सामग्री होती है। लोहा जब हम बात करते हैं तो जो दोनों के बीच का जो एक मुख्य अंतर है वो यह है कि लोहा जो है वह एक तत्व है, और स्टील जो है वह मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु के बारे में हमने पढ़ा है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था मिश्र धातु क्या होते हैं। वह धातु जो दो या दो से अधिक धातु और अधातु से मिलकर के बनते हैं वह मिश्र धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो लोहा एक तत्व है। लोहे की जब भी हम बात करते हैं तो जो हमें प्रकृति में जिस तरह से वो मिला हुआ होता है कच्चे रूप में, वह हमारा लोहा कहलाता है। जब हम, और जो स्टील होता है उसमें जो मेन तत्व होता है वह लोहा ही होता है, पर लोहे के साथ कार्बन भी होता है, तब वह स्टील बनाता है। ठीक है, लोहा तो, और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि लोहा जो है एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में मिलता है, जबकि इस्पात, स्टील इंसानों द्वारा बनाया गया एक मिश्र धातु है। यही इसका एक मेन अंतर है कि लोहा की जब भी हम बात करेंगे तो लोहा मतलब एक तत्व जो हमें प्रकृति में मिलता है, और स्टील जो हो गया वह हमारा मिश्र धातु हो गया, वो इंसान खुद बनाता है लोहे और कार्बन को मिला करके। ठीक है, यही एक मेन अंतर है लोहे और स्टील में। आगे अब देखते हैं हम, अगला टॉपिक है स्टील और स्टेनलेस स्टील में अंतर क्या होता है। हमने अपने डेली यूज़ में भी देखा होगा स्टेनलेस स्टील का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टील और स्टेनलेस स्टील के बीच में अंतर क्या होता है। स्टील जो होता है वह लोहे और कार्बन को जब जोड़कर बनाते हैं तो उससे लोहा और कड़क हो जाता है, जिसे प्लेन कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील कहते हैं। जब स्टील, लोहा और कार्बन को जोड़ा जाता है तो उससे हमारा प्लेन कार्बन स्टील बनता है, जिसे हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं। ठीक है, जबकि स्टेनलेस स्टील में इसमें स्टील में सिर्फ दो ही घटक होते हैं, वो होता है लोहा और कार्बन। ठीक है, जबकि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं? क्रोमियम मिला होता है, नाइट्रोजन मिला होता है, और मॉलिब्डेनम ये चीज़ें मिलकर बनाती हैं क्या? स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम जो होता है वो सबसे मुख्य घटक होता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो सामग्री होती है वह क्रोमियम होती है। क्रोमियम क्या करती है? जो स्टील होता है, स्टील की सतह पर एक अदृश्य परत बनाती है, जिससे ये मान लीजिए स्टील है, इसकी सतह पर इसकी पूरी एक सतह पर अदृश्य परत बनाती है जो बाहरी परत को खराब होने से बचाती है। ठीक है,
और स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वह जंग प्रतिरोधक होते हैं, जबकि स्टील नहीं होते। स्टेनलेस स्टील जंग प्रतिरोधक क्यों होते हैं? वह क्रोमियम के कारण, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम प्रेजेंट होता है, और क्रोमियम जो होता है वह स्टील की सतह पर एक अदृश्य परत बनाता है जो उसकी परत को खराब होने से बचाता है। इसीलिए स्टेनलेस स्टील में कभी भी जंग नहीं लगती। जो हम इनका उपयोग कहाँ होता है? घरों में जो बर्तन स्टील के हम बोलते हैं वो एक्चुअली में स्टेनलेस स्टील होती है, स्टील नहीं होती। स्टील में जंग लग जाता है, स्टेनलेस स्टील में कभी जंग नहीं लगता। ठीक है, यही एक अंतर है स्टील और स्टेनलेस स्टील में, इनके कंटेंट के कारण। प्रश्न यहाँ से एक बन सकता है कि स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता, किसके कारण जंग नहीं लगता? तो किसके कारण जंग नहीं लगता? क्योंकि उसमें क्रोमियम डला हुआ होता है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। 5 टॉपिक कवर करने थे, ये हमारा आखिरी टॉपिक था। ठीक है।